Hello you all, this is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to you all once again to your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. Friends, in today's video we are going to study Hindu Mahasabha, which was founded by Madan Mohan Malviya. Okay, हिंदू महासभा जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। और इसीलिए हमने इसके साथ साथ हिंदू महासभा के साथ साथ मदन मोहन मालवीय के की लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनसे उनकी लाइफ से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनको भी कवर किया है इसमें। ओके, तो चलिए स्टडी करते हैं। हिंदू महासभा, जैसे कि आपने देखा सुना होगा, पढ़ा होगा, हिंदू महासभा की इस्टेब्लिशमेंट मदन मोहन मालवीय ने की थी। और ये बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं ये आरोप लगाते हैं कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो इनके द्वारा शुरू की गई। ओके, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो पहली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी और जो कि कम्युनल बेस पे इस्टेब्लिश की गई वो हिंदू महासभा नहीं थी बल्कि मुस्लिम लीग थी। ओके, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने जो 1909 में उनकी डिमांड पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे धर्म के आधार पे मुस्लिम्स को, वहाँ से ही हिंदू संगठनों की इस्टेब्लिशमेंट शुरू होती है। ओके, तो इसीलिए हम थोड़ा बैकग्राउंड से स्टडी करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से हिंदू महासभा या उसके जैसे दूसरे जो संगठन हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। ओके, तो मुस्लिम लीग से भी अगर हम शुरू करें, मुस्लिम लीग के बारे में हम पहले एक वीडियो डाल भी चुके हैं। ओके, अगर आपको मुस्लिम लीग के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। लेकिन यहाँ हमने असल में जो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हुई है इंडिया में उसकी बैकग्राउंड तक जाने की कोशिश की है, उसकी जड़ों तक जाने की कोशिश की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड में मकरान तट पे तो मुस्लिम्स की उपस्थिति 712 से शुरू हो गई थी। ओके, 712 में जब उन्होंने दाहिर को हराया अमीर मोहम्मद बिन कासिम ने, तब से वहाँ पे मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश था। उसके बाद 1200 के आसपास से दिल्ली में रूल इस्टेब्लिश हो जाता है और अंग्रेज़ों के आने तक वो रूल चलता रहा। ओके, लेकिन कहीं ऐसी हिंदू मुस्लिम कोई झगड़े, कोई धार्मिक झगड़े इस तरह के कुछ हुए हों ऐसा हमने नहीं देखा, कम से कम जनता के बीच। ओके, कई सारे मुस्लिम रूलर्स ऐसे ज़रूर रहे जिनकी धार्मिक पॉलिसीज़ काफ़ी विवादित रहीं, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक है ना, और ऐसे जैसे औरंगज़ेब। ओके, लेकिन कुल मिला के जनता के बीच में ऐसा कुछ हुआ हो, धार्मिक आधार पे कोई टेंशन्स हुई हों, कोई झगड़े हुए हों, ऐसे हमें कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलते। ओके, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के टाइम में धार्मिक संगठनों का उदय हुआ। ओके, तो वही हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत हम अगर कहें तो शाह वलीउल्लाह नाम के एक पर्सन हुए। शाह वलीउल्लाह दहलवी पूरा नाम था। 1703 से 1762 तक ये रहे। ओके, मोहम्मद शाह जो मुग़ल बादशाह थे, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, ओके, उनके टाइम में मोस्टली ये रहे यहाँ पर। और इन्होंने, हम कह सकते हैं कि इनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ से कहीं ना कहीं ये शुरुआत मानी जा सकती है। ओके, शाह वलीउल्लाह दहलवी एक धार्मिक व्यक्ति थे, एक थियोलॉजियन थे, मुस्लिम थियोलॉजियन। ओके, थियोलॉजियन जो कि धार्मिक स्टडी करता है। तो ही वॉज अ लर्नड इस्लामिक थियोलॉजियन और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम समाज में जो बहुत सारी जो बुराइयां पनप गई थी या जो कमियां आ गई थी समय के साथ साथ, उनको सुधारने का इन्होंने प्रयत्न किया। ओके, इसके अलावा जो इनके और इम्पोर्टेंट काम थे उसमें यह था कि इन्होंने कुरान को अरेबिक से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ओके, जो अरेबिक लैंग्वेज थी वो एक लिटरेरी लैंग्वेज थी
और एक आम जनों की भाषा नहीं थी। जबकि जब से मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तब से ही जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उनकी वो पर्शियन बन गई थी। ओके, तो पर्शियन भाषा कहीं ज़्यादा प्रचलित थी, कहीं ज़्यादा पॉपुलर थी, तो इसीलिए उन्होंने कुरान को अरेबिक से पर्शियन में ट्रांसलेट किया, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ सकें और कुरान को समझ सकें, उसकी शिक्षाओं को सीधे सीधे समझ सकें। और जो मिडिल मैन है या जो भी ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, समझाने वाले या एक्सप्लेन करने वाले, उनकी कई बार जो गलत व्याख्या हो सकती है उससे बच सकें, है ना। तो इसलिए इन्होंने कुरान को अरेबिक लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ओके, अब देखिए कि इन्होंने आखिरकार शुरुआत कहाँ से की, जिससे कि हिंदू मुस्लिम जो डिफरेंसेस हैं उनकी कहीं ना कहीं नींव पड़ी। तो ये मराठास को इन्होंने इन्फिडल कहा था। इस समय तक मराठा जो शक्ति थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ओके, जो बाजीराव फर्स्ट थे वो पेशवा रह चुके थे, उसके बाद बाजीराव सेकंड भी हो चुके थे इनके मरने से पहले ही। ओके, तो मराठा शक्ति काफ़ी पीक पर थी अपनी, और इसीलिए इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने एक तरह से मुस्लिम से आह्वान किया, मुस्लिम सोसाइटी से पूरी, कि ये जो मराठा हैं ये इन्फिडल्स हैं, ये काफिर हैं और काफिरों के शासक हैं, काफिरों के शासन में मुस्लिम्स आ गए हैं, तो इनके अधिकारों से, इनकी जो हम कह सकते हैं ओवरलॉर्डशिप है, उससे बचिए, उससे निकलिए। ओके, इन्होंने मुस्लिम्स का आह्वान किया कि इन काफिर शासकों के ओवरलॉर्डशिप से निकलिए और अपना जो राज्य है, आपके मुस्लिमों का राज्य था पहले से भी यहाँ, तो मुस्लिम राज्य फिर से इस्टेब्लिश करिए और काफिरों को भगाइए, काफिरों से अपनी ताकत फिर से छीन लीजिए, अपना राज्य फिर से छीन लीजिए। ओके, तो धार्मिक आधार पे इन्होंने एक तरह से यहाँ से शुरुआत की। इसके अलावा जो ये जिस थियरी को फॉलो करते थे ना, वो कहीं ना कहीं वहाबी मूवमेंट जो कि बाद में होकर के चलता है, उस विचारधारा को इन्होंने जन्म दिया, एक तरह से उसकी शुरुआत की। ओके, वहाबिज्म की। इन्होंने मुस्लिम्स को ये आह्वान किया कि जो हिंदूज हैं दे हैव नो राइट टू रूल अपॉन यू, है ना, मुस्लिम्स पे शासन कोई काफिर करे ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसीलिए आप उनसे अपना राज्य छीन लीजिए और दोबारा से मुस्लिम राज्य इस्टेब्लिश कीजिए। ओके, इन्हीं के बेटे शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी हुए, शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी, और ये 1846 से 1824 तक रहे। ओके, इन्होंने भी लगभग अपने पिताजी वाली लाइन ही फॉलो की। ओके, और इन्होंने भी कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया। देखिए, इनके फादर ने ट्रांसलेट किया था कुरान को अरेबिक से पर्शियन में, है ना, लेकिन इन्होंने कुरान को और उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि उर्दू तब तक एक जन जन की भाषा बन चुकी थी। ओके, तो पर्शियन के बजाय भी इन्होंने और उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया ताकि जन जन उसको पढ़ सके, सब लोग उसको समझ सकें। हालांकि इनके इस कार्य की कुछ लोगों ने आलोचना भी की कि जैसे कि हिंदू लोगों में होता है मोस्टली, उस समय तक ये जोर रहता था कि जितना भी जो धार्मिक साहित्य है, जितना भी वो संस्कृत में होना चाहिए, है ना, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। तो वैसे ही मुस्लिम्स में ये माना जाता था कि अरेबिक ही हमारी लिटरेरी भाषा है और जितना भी धार्मिक लिटरेचर है वो अरेबिक में रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि संस्कृत के साथ था, वैसे अरेबिक के साथ, अरेबिक आम आदमी की भाषा नहीं थी। ओके, तो इसीलिए आम जन जन तक पहुंचाने में इनके पिताजी ने जहां कुरान को अरेबिक से पर्शियन में ट्रांसलेट किया, वहीं इन्होंने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया। ओके, शाह अब्दुल अजीज फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया को दार उल हर्ब कहा। ओके, दार उल हर्ब मतलब ऐसे लोगों का निवास स्थान, ऐसे लोगों की जगह जहाँ की नॉन मुस्लिम्स रहते हों। ओके, नॉन इस्लामिक पीपल जहाँ रहते हों, ऐसे लोगों की जगह दारुल हर्ब। कई बार इसको लोग ये भी कहते हैं कि दारुल हर्ब से मतलब है काफिरों का देश। ओके, तो वो भी आप कह सकते हैं, मतलब जो भी नॉन इस्लामिक लोग हैं वो जहाँ रहते हों वो दारुल हर्ब है। और इन्होंने इसीलिए आह्वान किया मुस्लिम्स का कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना है। ओके, यानी ये जो जगह है यहाँ हिंदुओं का राज है या हिंदू ज़्यादा हैं आबादी में,
इस जगह को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना है। हालांकि इनका जो डायरेक्ट उस टाइम इशारा था वो मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए था और अंग्रेज़ों से सत्ता छीनने के लिए। ओके, इनका मानना ये था कि जो अंग्रेज़ लोग हैं दे आर नॉट इस्लामिक पीपल, दे डू नॉट फॉलो इस्लाम एज अ रिलीजन, एंड देयरफॉर दिस प्लेस विच इज़ रूल्ड बाय इंग्लिश पीपल इज़ अ दारुल हर्ब। ओके, इनका मानना था कि क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है उस समय अंग्रेज़ों के शासन में था तो इसलिए ये दारुल हर्ब है और इसलिए यहाँ पे मुस्लिम राज्य इस्टेब्लिश करके इसको दारुल इस्लाम बनाना है। ओके, तो यहाँ फिर से जो एक तरह से जो मुस्लिम्स में एलिनेशन वाली भावना थी, एक धार्मिक कट्टरपंथता वाली भावना थी, वो और इन्होंने मजबूत की। मुस्लिम्स टू लर्न इंग्लिश एक लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही तरक्की पसंद व्यक्ति भी थे। इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंडिया में क्योंकि इस्लामिक लोगों का शासन नहीं है बल्कि अंग्रेज़ों का शासन है। ओके, तो अंग्रेज़ों का शासन है और अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही सारे काम धाम करते हैं अपने शासन सत्ता से रिलेटेड। ओके, तो इसलिए इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमें तरक्की करनी है तो इंग्लिश भाषा को सीखना चाहिए। ओके, इसलिए इन्होंने मुस्लिम से साथ ही साथ ये आह्वान भी किया कि आप इंग्लिश भाषा सीखिए जिससे कि अंग्रेज़ों के अधीन आप नौकरियां हासिल कर सकें, है ना। नौकरियां आप हासिल करेंगे तो आपके समाज की तरक्की होगी। ओके, तो इस तरह से शाह अब्दुल अजीज़ अपने पिताजी शाह वलीउल्लाह दहलवी की जो लेगेसी थी उसको और आगे लेकर के गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स में एलिनेशन वाली भावना थी, अलगाव वाली जो भावना थी, वो इन्होंने और मजबूत कर दी। ओके, और हम मान सकते हैं कि जो बाद में मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट होती है और सेपरेट पाकिस्तान बनाने की बात होती है, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी भी थे। और इस चीज़ को सबसे अच्छी तरह से जो पाक साइड है, पाक की हिस्ट्री साइड जो है पाकिस्तान की, वो भी प्रूव करती है। ओके, वो कहते हैं कि शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी जो हैं उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, स्पेशली मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को बनाए रखने में हिंदुस्तान में। ओके, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री साइट है वो ये मानती है कि शाह अब्दुल अजीज़ और उनके पिताजी जो हैं उनका रोल हिंदुस्तान में मुस्लिम्स में एक एलिनेशन वाली भावना बनाए रखने के लिए, मुस्लिम्स में एक सेपरेट आइडेंटिटी की भावना बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। ओके, ये ऑफिशियल साइट पे मिलता है। सैयद अहमद बरेलवी इनके डिसिपल माने जाते हैं और इस जो ट्रेडिशन इन्होंने चलाई थी उसको आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ओके, सैयद अहमद बरेलवी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कि बहावी मूवमेंट को लीड किया। ओके, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद बरेलवी। लेकिन ये बरेली के नहीं थे बल्कि राय बरेली के थे। ओके, सैयद अहमद बरेलवी राय बरेली से थे और इसीलिए इनके नाम में बरेलवी लगा रखा है। ओके, ये पहले भी वहाँ एक मूवमेंट से जुड़े रहे थे, उसके बहुत ही क्लोज हिस्सा रहे थे और वहाँ इन्होंने देखा कि किस तरह से जो उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे वहाँ अमीर खान नाम के व्यक्ति, उनको बाद में सरकार से बहुत सारे रियायतें मिली, बहुत सारी जागीरें मिली और वो एक रिच पर्सन बन गए। ओके, तो कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इन्होंने अमीर खान के एग्जाम्पल को ही फॉलो किया और जैसे उन्होंने एक तरह से हथियारबंद रिवॉल्यूशन किया था वैसे ही इन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया। हालांकि इन्होंने जिस शासन सत्ता को चुना चैलेंज करने के लिए वो पहले अंग्रेज़ ना होकर के सिख थे। ओके, सिख एम्पायर पंजाब के अगेंस्ट इन्होंने जो था जंग छेड़ दी और वहाँ इन्होंने वही नारा दिया जो पहले ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने वाली बात थी, उसी का इन्होंने सहारा लिया और सिखों को भी इन्होंने एक तरह से दारुल हर्ब के रिप्रेजेंटेटिव माना, है ना। और वहाँ पे इस्लामिक राज्य इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने हथियारबंद रिवॉल्यूशन की। ओके, एक हिंसक कार्रवाई की और उसको जिहाद का नाम दिया। ओके, उसको जिहाद का नाम दिया और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एलिनेशन वाली भावना जो शाह वलीउल्लाह दहलवी से शुरू हुई थी और शाह अब्दुल अजीज़ के टाइम में वो और डीप हुई और सैयद अहमद खान उसको सैयद अहमद बरेलवी जो थे उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चले गए इस तरह से।
ओके, उन्होंने एक सिख एम्पायर को, एक जो प्योरली इंडियन नेटिव एम्पायर था, ओके, उसको चैलेंज किया और उसको ही दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो सिखों के अगेंस्ट इन्होंने जंग छेड़ दी और उन्हीं के अगेंस्ट ये लड़ते हुए पंजाब में बालाकोट नामक जगह पे मारे गए। ओके, 1834 में। ओके, 1834 में बालाकोट, जो कि इस समय के पाकिस्तान में है, वहाँ पे ये लड़ते हुए मारे गए। वहाबी मूवमेंट के ये अगवा माने जाते हैं और ये माना जाता है कि यही वहाबी मूवमेंट आगे जो है थी वो अलीगढ़ मूवमेंट के रूप में दूसरे एक तरह से फॉर्म चेंज करके आती है। ओके, हालांकि वैसे तो वहाबी मूवमेंट जो थी 1857 से लगभग 1870s तक मानी जाती है और 1857-58 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानी जाती है, उसके बाद, उससे निपटने के बाद अंग्रेज़ों ने वहाबी मूवमेंट को कुचलने पे ध्यान दिया और 1870s तक लगभग पूरी तरह से वहाबी मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। ओके, इसके बाद ये माना जाता है कि जो सेंस ऑफ एलिनेशन और सेपरेटिज्म वाली भावना थी मुस्लिम्स में, है ना, अलगाव वाली जो भावना थी वो बहुत प्रबल हो गई थी। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी अपनी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां थीं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1857-58 के बाद कुछ दिनों तक पहले हिंदुओं का साथ दिया, उनको अपने साथ में लेकर के, पहलू में लेकर के चले। ओके, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हिंदू लोग काफ़ी पढ़ लिख गए हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो गए हैं और अब उनको जो खतरा है, उनके साम्राज्य को, भारत में जो खतरा है वो मुस्लिम से ना होकर के हिंदुओं से ज़्यादा है। ओके, इसीलिए उन्होंने जो अपनी पॉलिसी थी उसको चेंज किया और सर सैयद अहमद खान जैसे जो लोग थे उनको साथ लिया। सर सैयद अहमद खान ने, जैसे कि आपको पता ही है, मुस्लिम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की, जिसके बेस पर ही आगे चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, सर सैयद अहमद खान कंपनी के अधीन ही नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे और एजुकेशन के फील्ड में ये बहुत ही एक्टिव थे। ओके, अपने अर्ली डेज से ही इन्होंने पहले मुरादाबाद में एक कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की, मुरादाबाद से गाज़ीपुर ये इनका ट्रांसफ़र हुआ तो गाज़ीपुर में जाकर के भी इन्होंने ऐसे ही एक स्कूल या मदरसे की स्थापना की। ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही एक्टिव थे। और अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन में ये शुरुआत, जब एक्टिविटीज़ के इनके शुरू के ईयर्स थे तो ये सेपरेटिज्म वाली भावना इनके अंदर नहीं थी। ओके, और ये हिंदुस्तान को एक ऐसी दुल्हन के रूप में कल्पना करते थे जिसकी हिंदू और मुस्लिम दो आंखें मानते थे। ओके, ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक खूबसूरत सी दुल्हन जो कि हिंदुस्तान है उसकी दो आंखें हैं। लेकिन बाद में इनके विचारों में परिवर्तन आया और ये मानने लगे कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ रहने में मुस्लिम्स को कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उनको सिर्फ नुकसान है। ओके, तो इसलिए मुस्लिम्स को अपने अगर हितों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें अंग्रेज़ों से मिलकर के चलना चाहिए, ना कि हिंदुओं के साथ मिलकर के या कांग्रेस के आंदोलन में साथ मिलकर के। ओके, और यहाँ से इन्होंने अपनी एक सेपरेट लाइन पकड़ ली। तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, इसके जो प्रिंसिपल्स बने, जो पहले 3 प्रिंसिपल्स माने जाते हैं स्पेशली, थियोडोर बेक, मॉरिसन और आर्कबोल्ड। ओके, तो ये बहुत ही डिफाइनिंग माने जाते हैं और ये माना जाता है कि इनका जो इन्फ्लुएंस था वो सर सैयद अहमद खान पर और मुस्लिम समाज पर, और जो मुस्लिम्स में सेपरेटिज्म की भावना आई है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ा। ओके, असल में था क्या कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर का हर एक बंदा, जो भी ब्रिटिश लोग थे, उनका एक ही एजेंडा था और वो ये किस तरह से भारत में जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी लाइफ बढ़ाई जाए, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। ओके, और सभी लोग इन्हीं कोशिशों में लगे रहते थे, तो चाहे उनके एजुकेशनिस्ट हों
है ना, चाहे वो जो मिशंस वगैरह होते थे उनके क्रिश्चियन मिशंस वो हों, सभी इसी कोशिश में थे। जो मिशन थे वो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, ताकि सब लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे तो फिर क्रिश्चियन साम्राज्य से आज़ादी की मांग ही नहीं करेंगे। ओके, ऐसे ही जो दूसरे ऑफिसर लोग थे वो अपनी तरह से काम कर रहे थे, और ऐसे ही ये जो एजुकेशनिस्ट थे, जैसे एमए कॉलेज के हमने अभी 3 प्रिंसिपल्स का नाम लिया, तो वो अपनी तरह से रोल प्ले कर रहे थे। इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट था इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनाई, जिसने कि आगे चल करके मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट की 1906 में, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इन प्रिंसिपल्स का। ओके, कितना इंपॉर्टेंट रोल था इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1906 में हुई। इससे पहले अक्टूबर 1906 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मुस्लिम लीडर्स की। ओके, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मुस्लिम लीडर्स की, जिसमें कि वो इंग्लिश जो ऑफिशियल्स थे उनसे मिले, और वहाँ पर एक मांग पत्र पेश किया गया जो कि ब्रिटिश क्वीन को एक तरह से एड्रेस था। ब्रिटिश क्वीन से ब्रिटिश जो मोनार्क थे उनसे एक एप्लीकेशन एक अप्लाई किया गया था उनके अगेंस्ट, उनसे एक प्रार्थना की गई थी कि हमें कुछ इस तरह की रियायतें दे दी जाएं। ओके, और ये जो फॉर्मेट था, ये जो प्रार्थना पत्र था, इसका जो फॉर्मेट तैयार किया था वो आर्कबोल्ड ने तैयार किया था, जो कि मुस्लिम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ओके, आर्कबोल्ड ने, और सिर्फ ये तैयारी नहीं किया था बल्कि वो पूरी जो सेटिंग थी वो पूरी उन्होंने बिछाई थी। ओके, फॉर्मेट उन्होंने तैयार करके दिया, वहाँ वो फॉर्मेट को स्वीकार करा जाए और जो ऑफिसर्स हैं वो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ाएं, है ना, इसका भी इंतज़ाम उन्होंने सारा कर लिया था। और जब ये प्रपोज़ल बन करके ब्रिटिश पहुंचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा, तो वहाँ जो ऑफिसर्स लोग थे जो जिन्होंने रिसीव किया, उन्होंने आर्कबोल्ड के इस कार्य की बहुत बुरी बुरी तारीफ की। ओके, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, और इस प्रपोज़ल में और कुछ नहीं था, सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह देने की और ज़्यादातर छूटें देने की बात की गई थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को उन्होंने इस मुस्लिम लीग के बिहाफ पे, मुस्लिम्स के बिहाफ पे इस बात का एश्योरेंस दिया गया, इस बात का विश्वास दिलाया गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहेंगे और वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। ओके, इस तरह की उन्होंने वहाँ पे एश्योरेंस दी। तो इन सब चीज़ों के चलते ही ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके अलावा जो इसमें और एक स्पेशल डिमांड रखी गई वो ये रखी गई कि आप हमें हम आपके प्रति वफादार हैं, इसलिए आप हमें इसका कुछ इनाम दें, है ना, इसके बदले में हमें कुछ मिले, और जो आप हमें देंगे इसके बदले में उसके लिए आप हमारी संख्या को ना देखें। जैसे कि मुस्लिम्स उस समय अराउंड 25% हुआ करते थे इंडिया में, टोटल इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में। ओके, तो अगर उनके मतलब मुस्लिम्स ने जो ये कहा था कि हमें जब आप बेनिफिट दें, हमारी वफादारी का जब सिला हमें दें, तो ये ना देखें कि हमारी संख्या कितनी है, बल्कि ये देखें कि हमारा जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दे वांटेड टू से दैट दे डिजर्व द बेटर पार्ट ऑफ द थिंग्स इन द इंडियन एम्पायर। ओके, वो 25% भले से हों, लेकिन क्योंकि वो साम्राज्य को यहाँ बनाए रखने में, ब्रिटिश साम्राज्य को हिंदुस्तान में बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए जो उन्हें फ़ायदे पहुँचाए जाएं वो उनकी आबादी से प्रोपोर्शन में ज़्यादा हों। ओके, यानी वो 25% भले से हों यहाँ, लेकिन उन्हें फ़ायदा जो मिले 25% से कहीं ज़्यादा मिले। ओके, तो ये इनका उद्देश्य था। तो मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट 1906 में हुई, और इसके साथ ही मुस्लिम लीग को जैसे कि पहले से ही एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि एक पहले से ही सेट था एजेंडा कि आखिरकार करना क्या है, कैसे करना है। ओके, एक ऑर्केस्ट्रेटेड पूरा प्रोग्राम चल रहा था, सब कुछ तय था। मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट करो, आप मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट करके आप डिमांड्स रखो मुस्लिम्स के हितों की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, है ना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पूरा करेगी। जब पूरा करेगी
तो मुस्लिम्स में एक मैसेज जाएगा कि मुस्लिम लीग जो है वो हमारे हित के लिए काम करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पूरा भी करती है। तो इससे क्या होगा कि मुस्लिम लीग का जो बेस है मुस्लिम्स में वो बढ़ेगा, और इसके साथ ही मुस्लिम लीग की डिमांड्स को क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा करेगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति भी मुसलमानों की भावनाएं बदलेंगी। ओके, तो इस तरह से पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड था, वही मुस्लिम लीग ने किया। उन्होंने डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरेट की। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि पार्लियामेंट रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसमें उस डिमांड को मान लिया गया और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ओके, और ये एक स्पार्क था। ओके, यही वो चिंगारी थी जिसकी की ज़रूरत थी हिंदुस्तान में आग लगाने के लिए, और ये चिंगारी लगी और ज़बरदस्त लगी। और इसके साथ ही जैसे ही यहाँ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है ना, ये हम आपको बहुत शॉर्ट में बता दें। सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दिया गया उसका मतलब ये था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा आबादी में है वहाँ से सिर्फ मुस्लिम्स ही कैंडिडेट चुने जाएंगे। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करती थी उसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुने जाएंगे, जैसे कि आजकल विधायक और एमपी होते हैं हमारे देश में। इस तरह से उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां सिर्फ मुस्लिम लोग चुने जाएंगे और उसमें वोट भी सिर्फ मुस्लिम करेंगे, है ना। वहां जो भी हिंदू या दूसरे नॉन मुस्लिम जनता है वो उसमें वोट भी नहीं करेगी। ओके, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो जैसे ही आया इसका विरोध होना शुरू हो गया, हिंदुओं में भी इसकी चर्चा हुई और उनको लगा कि भाई ये तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे हितों के भी अगेंस्ट जाएगा इस तरह से अगर होगा तो। ओके, और हिंदुओं में भी अपने अपने संगठन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत को महसूस करा जाने लगा। ओके, और उसी की जो परिणति थी वो हिंदू महासभा के रूप में होती है। ओके, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका शुरुआती नाम था। 1915 में कुंभ मेला लगा हरिद्वार में, कुंभ फेयर, और वहाँ इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, इसका नाम पूरा नाम ऑफिशियल नेम है अखिल भारत हिंदू महासभा, और इसका जो शुरुआती नाम था वो सर्वदेशक हिंदू सभा था। ओके, जो शुरुआती नाम था वो सर्वदेशक हिंदू सभा था। 1921 के आसपास इसका नाम बदल करके अखिल भारत हिंदू महासभा कर दिया गया। ओके, तो ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई। ये पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं एक अम्ब्रेला संघ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि पूरे इंडिया के हिंदुओं को कवर किया। इसके अलावा इससे पहले ही बहुत सारी स्टेट वाइज प्रोविंस वाइज सभाएं इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जैसे कि यूपी में हुई, बिहार में, सेंट्रल प्रोविंसेस जो कि अब का मध्य प्रदेश है वहाँ हुई, पंजाब में, बंगाल में, बरार में, और इसके अलावा सिख लीग भी इस्टेब्लिश हुई थी पंजाब में। ओके, तो जो ये हमारे यहाँ देखिए 3 तरह के हिस्टोरियंस हैं जो जिन्होंने हमारे यहाँ जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उस पर लिखा है। ओके, भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति है वो कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इस पे लिखने वाले जो हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली आपको 3 तरह के मिलेंगे। पहले तो वो हैं जो कि पूरी तरह से हिंदुओं पे दोष मढ़ देते हैं कि नहीं हिंदुओं ने शुरू की, हिंदू जो लोग थे उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को शुरू किया। और इसके लिए कुछ लोग तो सीधे सीधे सिर्फ मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को दोष देते हैं, तो कुछ लोग उसके साथ साथ उनके और पीछे तक चले जाते हैं और व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे लोग जो थे उन तक को लपेटते हैं। सॉरी, व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके, जिन्होंने आनंद मठ लिखा, तो उन तक को दोष देते हैं। इसके अलावा जो दूसरे थिंकर्स थे उनको भी दोष देते हैं कि उन लोगों ने शुरू की। जबकि अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ की बात करें तो आनंद मठ की जो पब्लिकेशन हुई है वो खुद 1882 में हुई है। ओके, 1882 में। जबकि हमने जैसे पीछे देखा कि मुस्लिम उसके द्वारा मराठास को इनफिडेल कहा गया, फिर सिखों को कहा गया इसी तरह से, तो इनकी बैकग्राउंड तो पीछे तक जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पहली तरह के जो हिस्टोरियंस हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को दोष देते हैं, चाहे किसी को भी देते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है। ओके, और ऐसे हिस्टोरियंस में बहुत ही नामी गिरामी नाम जैसे डॉक्टर इरफान हबीब हैं उनका भी नाम आता है।
ओके, वो भी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं को सीधा सीधा दोष देते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। ओके, हालांकि वो खुद को कम्युनिस्ट भी कहते हैं और ये मानते हैं कि वो मतलब मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस तरह से, मतलब एटलीस्ट एक कट्टरपंथी मुस्लिम नहीं है। हम भी इस बात को नहीं कह रहे। वो काफ़ी बहुत ही अच्छे लेवल के हिस्टोरियन, ना ही हमारा यहाँ, ना तो देखिए हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ना ही हम किसी को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ हमारा एक उद्देश्य ये है कि एक इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाए और डिसाइड भी आप करें कि आखिरकार किसके द्वारा भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया गया। ओके, तो पहली तरह के हिस्टोरियंस तो वो हैं जिन्होंने कि हिंदुओं को दोष दिया पूरी तरह से। दूसरी तरह के हिस्टोरियंस वो हैं जिन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम्स को दोष दिया कि नहीं मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट हुई और दूसरी चीज़ वैसी हुई वैसी हुई। ओके, तो उनको दोष दिया। और तीसरी तरह के वो हिस्टोरियंस हैं जो एक इस पे एक इंडिपेंडेंट लुक रखते हैं, एक इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं और मानते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो साइड्स हैं उनका कुछ ना कुछ दोष था। ओके, और हम भी इस बात को मान सकते हैं, हम भी इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, जो जब हम आज़ादी की तलाश कर रहे थे और एक भारत को एक पूरे एक यूनिफाइड नेशन के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, तो दोनों ही तरफ से कुछ ऐसी भूलें हुई जिसकी वजह से कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। ओके, हालांकि वो बहुत डीप लेवल का विषय है, लेकिन हम यहाँ बहुत शॉर्ट में बताते चलें कि देखिए जो नेशन की थ्योरी है, जब भारत को आज़ाद करने की बात आई तो उस समय भारत तो एक, वैसे तो पॉलिटिकल यूनिट तो एक था नहीं, है ना, बंगाल अलग माना जाता था, पंजाब अलग माना जाता था, वो एक यूनिफाइड नेशन वाली जो बात थी वो पूरी तरह से थी नहीं। तो ऐसे में जब हमारे लोगों ने एक नेशन के तौर पे भारत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो उन्हें फिर अपने इतिहास में जाना पड़ा। और इतिहास में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो जो हमारे महापुरुष हैं, है ना, जब महापुरुषों की तलाश उन्होंने की, एक नेशन बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी बैकग्राउंड चाहिए जिसमें कि हमारे अपने महापुरुषों की कहानियाँ जिन्होंने संघर्ष किया हो, हीरो हो। तो जब वहाँ उन्होंने तलाश की तो उन्हें महाराणा प्रताप जैसे लोग मिले जिन्होंने अकबर से संघर्ष किया, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग मिले जो कि जिसने गौरी से संघर्ष किया, और इस तरह के लोग मिले। तो वो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोगों को हीरो बना करके प्रेजेंट किया गया तो जो मुस्लिम्स थे उनमें एक ये थोड़ी सी भावना आई कि भाई हमारे मुस्लिम्स को तो ये लोग बाहर का मान रहे हैं, है ना। तो वहाँ से ज़रूर इस चीज़ का थोड़ा सा आया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बात करें तो जैसे कि हमने देखा पहले जो शुरुआत की गई नेशनल मूवमेंट के आसपास या उसके अराउंड, तो वो शाह वलीउल्लाह जैसे लोग और शाह अब्दुल अजीज़ जैसे लोग, ऐसे ही सैयद अहमद बरेलवी जैसे लोग आते हैं जिन्होंने भारत के ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों को इनफिडेल्स करार दिया, काफिर करार दिया और उनके अगेंस्ट जंग करने के लिए कहा, उनके अगेंस्ट जिहाद करने के लिए कहा। ओके, और इन्हीं लाइंस पे चल करके उन्होंने मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट की और मुस्लिम लीग के जवाब में ही भारत महासभा या हिंदू महासभा का गठन किया गया। ओके, उसी के जवाब में। वैसे भी अगर हम देखें तो कम्युनल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर हम थोड़े से गहराई से देखेंगे तो पहली जो भारत में ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं, है ना, जो कि सेपरेटिज्म वाली बातें थी, सेपरेटिज्म वाली चीज़ें थी, वो सब संगठन लगभग मुस्लिम्स की ही देन है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट मूवमेंट की बात करें ऐसी जो कि चलाई गई तो वो वहाबी मूवमेंट थी। ओके, धर्म के आधार पर चलाई जाने वाली। और ऐसे ही हालांकि कुछ लोग इसको धार्मिक सुधार भी आंदोलन मानते हैं, लेकिन धार्मिक सुधार के साथ साथ जब आपने भारत के ही लोकल लोगों के अगेंस्ट अगर आप जिहाद का नारा दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात हो जाती है। ओके, तो पहली ऐसी कम्युनल जो मूवमेंट थी, जो सांप्रदायिक मूवमेंट थी, वो वहाबी मूवमेंट थी। ऐसे ही पहला जो स्कूल या कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ भारत में जो कि सांप्रदायिक आधार पे इस्टेब्लिश किया गया, वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1875 में। ओके, इसी तरह से कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी पहली मुस्लिम्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके,
मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की गई, जो कि 1886 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, इसी तरह से पहली कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस्टेब्लिश की गई तो वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ओके, भारत में पहली कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो धर्म के आधार पर इस्टेब्लिश की गई हो वो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ओके, ऐसे ही अगर हम पहले धार्मिक आधार पे अगर झगड़े को माने, हालांकि उसका जो बेस था वो शुरुआत तो कुछ और थी और बाद में उसने हिंदू मुस्लिम का रंग ले लिया। ओके, दैट वाज मोपला रिवोल्ट। ओके, 1921 में हुई और ये भारत में धार्मिक आधार पे हुआ पहला जो झगड़ा है वो माना जाता है। ओके, तो सारी चीज़ें इस तरह से हुई। चलिए हम देख लेते हैं कि आखिरकार हिंदू महासभा जो इस्टेब्लिश की गई उसको इस्टेब्लिश करने के पीछे उद्देश्य क्या थे। तो पहली चीज़ तो यही कि जैसे कि मुस्लिम्स ने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा और मिल भी गया, उसी तरह से ये भी चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट्स हिंदुओं के सलामत रहें, हिंदुओं को भी पॉलिटिकल राइट्स मिले। ओके, और इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश से कोऑपरेशन वाली जो भावना थी उसका रास्ता चुना। ओके, ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्टिव था इनका हिस्टोरिकल इन्विगोरेशन, है ना, भारत के इतिहास को खोजना और उसमें से ऐसे हिंदू जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने कि संघर्ष किया हो विदेशियों के अगेंस्ट, चाहे वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट किया हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट किया हो, तो ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स को लेकर के आना और उनको हाईलाइट करना, ये इनका उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन हिंदुओं को मिले, ये भी इनका उद्देश्य था। और इसीलिए महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जो हिंदूज थे उनके लिए हिंदू कॉलेज की भी इस्टेब्लिशमेंट की 1916 में, जो कि काशी हिंदू, जो कि इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ओके, BHU। धीरे धीरे चल करके हिंदू महासभा के जैसे ही और भी संगठन इस्टेब्लिश हुए जो कि हिंदू हार्डलाइनर ग्रुप्स थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। ओके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, जिसको कि केशव बलीराम हेडगेवार ने इस्टेब्लिशमेंट की थी। ओके, केशव बलीराम हेडगेवार ने इस्टेब्लिशमेंट की RSS की 1925 में। इसी तरह से 1952 में जनसंघ की इस्टेब्लिशमेंट की गई SP मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा 1952 में जनसंघ की इस्टेब्लिशमेंट की गई, क्योंकि जनसंघ जो था एक तरह से सीधा सीधा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, RSS जो थी वो पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली नहीं मानी जाती, तो ये माना जाता है कि जनसंघ को उसी के एक पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। RSS एक आइडियोलॉजिकल बॉडी रहेगी और जनसंघ एक पॉलिटिकल बॉडी। ओके, जनसंघ का ही नाम बदल करके एक तरह से BJP कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में। ओके, और इसके जो मेन लीडर्स थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग थे। ओके, तो इस तरह से भारत में सांप्रदायिक राजनीति का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वो लगातार बढ़ती गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1947 में भारत का विभाजन किया गया धार्मिक आधार पे और उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। हालांकि रियलिटी में तो 3 टुकड़े हुए थे। ओके, और पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आज़ाद करवा करके एक सेपरेट नेशन बना दिया गया और जो वर्तमान का बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया। ओके, तो इस तरह से भारत के 3 टुकड़े कराने में जो हमारे यहाँ जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसका इतना बड़ा रोल रहा। ओके, और इस चीज़ को हम सभी लोग एक तरह से उस पर अफसोस भी जताते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया। इन चीज़ों पे ध्यान कम ही लोग देते हैं कि ऐसी जो चीज़ें हैं धार्मिक आधार पे चीज़ों को बढ़ाने वाली, धार्मिक आधार पे कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करने वाली, एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट वाली जो भावनाएं हैं वो सबको नुकसान ही देती हैं। ओके, इस लोग को कम ही लोग रियलाइज़ करते हैं आज भी। ओके, तो हमारा जो इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि हम समझ सकें कि आखिरकार कम्युनल पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, क्यों हुई और इसके क्या परिणाम हुए और हमें कैसे इन परिणामों से बचना चाहिए, ऐसे दुष्परिणामों से बचना चाहिए।
ओके, चलिए देखते हैं कि हिंदू महासभा से जुड़ी हुई जो मेन पर्सनैलिटीज़ थी, बड़ी पर्सनैलिटीज़, वो कौन कौन सी थी। स्वामी श्रद्धानंद का नाम इसमें आता है, जिन्होंने की एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की हरिद्वार में। ओके, बहुत ही बड़ा नाम है इस आंदोलन से जुड़े हुए। एनसी केलकर का नाम आता है, इसी तरह से भाई परमानंद का नाम आता है पंजाब से, एसपी मुखर्जी का नाम आता है, बीएस मुंजे का आता है, और मदन मोहन मालवीय का नाम। मदन मोहन मालवीय का नाम निश्चित रूप से इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि उनके बारे में एक बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हम कर लें। तो मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ, जो कि इस समय प्रयागराज जिसका नाम कर दिया है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि भाजपा शासित गवर्नमेंट है। ओके, तो उसने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है, क्योंकि प्रयागराज जो है वो प्राचीन हिंदू नाम है। और इनकी जो डेथ हुई वो भी इलाहाबाद में हुई 1946 में। ओके, देश के आज़ाद होने से लगभग 10-11 महीने पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट हैं। एजुकेशन के फील्ड में इनका रोल, इनका नाम बहुत ही फेमस है। जैसा कि आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने इस्टेब्लिश की। इसके अलावा ये एक बहुत ही नोटेड जर्नलिस्ट है, कई सारे न्यूज़पेपर्स का इन्होंने पब्लिकेशन किया, और ऐसे ही कई सारे प्रतिष्ठित अखबारों के मैनेजमेंट में भी रहे, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, तो बहुत ही नोटेड जर्नलिस्ट थे, बहुत ही शानदार वक्ता भी थे, इलोक्वेंट ओरेटर थे, बहुत ही शानदार वक्ता थे, नेशनलिस्ट थे, और गांधी जी के साथ मिलकर के भारत की राजनीति में इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। भारत की जो आज़ादी की जंग थी उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, इसीलिए गांधी जी ने इनको महामना का टाइटल दिया था, महामना की उपाधि दी थी, और उसी से ये बहुत फेमस हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी इनको कर्मयोगी कहा था। ओके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इनको कर्मयोगी कहा। इसके अलावा मालवीय जी ने देवनागरी जो लिपि है, ओके, देवनागरी लिपि को जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे यूज़ करने पे जोर दिया, और वहाँ पे यूज़ इसका शुरू भी हुआ। देवनागरी लिपि को कोर्ट्स में यूज़ करने के लिए इन्होंने कहा, और वो शुरू भी हुआ इनके एफर्ट से ही। 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी और काफ़ी दिनों जेल में रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस के ये तीन बार प्रेसिडेंट रहे, 1909, 1918 और 1932 में। ओके, 1909, 1918 और 1932 में कांग्रेस के तीन बार प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा इन्होंने इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम जो चलता था उसको ख़त्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम क्या था, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मजदूरी कराई जाती थी, जिसमें कि मजदूरों से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था कि आप हमारे लिए काम करेंगे और इतने दिनों के लिए काम करेंगे, और उनको देश से बाहर दूसरे देशों में अक्सर इस तरह से ले जाया जाता था। वो एक तरह से हम बॉन्डेड लेबर भी उसको कह सकते हैं। मजदूर जो थे वो बॉन्ड हो जाते थे, और वो चाह करके भी अंग्रेज़ों के चंगुल से फिर आज़ाद नहीं हो सकते थे। ये एक तरह से एक हम कह सकते हैं मॉडर्न टाइप की स्लेवरी थी। ओके, दास्ता थी एक तरह की, और बहुत ही इसके ख़राब परिणाम थे। इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी ने इसको ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया और ख़त्म करवाया भी। ओके, ये एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, एक नामी गिरामी सोशल रिफॉर्मर थे। जैसे कि देख, कोई भी धार्मिक संगठन जब चलता है तो वो दो तरह के काम करता है। एक तो उस धर्म के लिए उसकी पॉलिटिकल राइट्स वगैरह के लिए काम करेगा, दूसरा जो इंटरनल जो रिफॉर्म होने उनके लिए भी काम करता है। ओके, तो क्योंकि मदन मोहन मालवीय ही वॉज हिमसेल्फ लीडर ऑफ communal politics, okay, so he also launched social reformation, especially internal reformations in the Hindu society. okay, हिंदू सोसाइटी को इंटरनली रिफॉर्म करने पे भी इन्होंने बहुत जोर दिया। ये एक लेजिस्लेटर भी रहे, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1909 से 1920 तक मेंबर रहे। ओके, 11 साल के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर रहे। और इन्होंने इसके अलावा एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया,
आइडल वर्शिप को इन्होंने मना किया, ओके। एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया, आइडल वर्शिप को मना किया, सोशल बायकॉट हो गया जिसकी वजह से इनका, क्योंकि देखिए जो कास्ट सिस्टम को विरोध करेगा, जबकि हिंदुस्तान में आपने जैसे देखा है कि जो अधिकतर जो जातिवादी जो आंदोलन हुए हैं, जो बहुत सारे जातीय और जनजातीय आंदोलन हुए हैं, वो ब्राह्मणों के ही अगेंस्ट हुए हैं, और ही हिमसेल्फ वॉज अ ब्राह्मण। तो जब इन्होंने ही ऐसा मूवमेंट चलाया जो कि जातिवादी जो व्यवस्था थी, भारत की वर्ण व्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट था, तो मतलब वर्ण व्यवस्था में स्पेशली जाति व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट था, तो इन्हीं का विरोध हुआ और इसलिए इनका सोशल बायकॉट कर दिया गया, ओके। सत्यमेव जयते को इन्होंने बहुत पॉपुलराइज करने की कोशिश की और वो हुआ भी, इसलिए सत्यमेव जयते के जो आज जो हम जो कि हमारा नेशनल सेंटेंस भी है, तो उसमें उसके पॉपुलराइजेशन में और यहाँ तक उसको लाने में भी मदन मोहन मालवीय जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनके इन्हीं सब इफर्ट्स को देखते हुए भारत रत्न इनको 2014 में दिया गया जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई। देखिए क्योंकि ये एक हिंदू लीडर माने जाते हैं, इसलिए माना जा सकता है कि कांग्रेस ने इनको जो इनका ड्यू सम्मान था, जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट था, वो नहीं दिया। लेकिन जब बीजेपी आई गवर्नमेंट में, तो बीजेपी को लगा कि इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, जो इनका रोल रहा, जितना इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया, जितना इन्होंने बलिदान किया, उसके हिसाब से इनको सम्मान नहीं मिला है। तो इसलिए बीजेपी जब सरकार में आई तो 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया, ओके। और 2016 में इनके नाम से ही महामना एक्सप्रेस चलाई गई, जो कि बनारस से और आपके न्यू दिल्ली तक जाती है, ओके। 2016 में महामना एक्सप्रेस चलाई गई। सोशो पॉलिटिकल अगर आइडिया स्कीम की बात करें तो इन्होंने भारत के जो 4 धर्म थे जो लोकल के, जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, सनातन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनको तो नेटिव रिलीजन्स माना, और इसलिए जो इनको फॉलो करने वाले लोग थे उनको भी नेटिव रिलीजन्स माना, ओके। इसके अलावा जो लोग भारत में बचते हैं उनको इन्होंने फिर 2 भागों में डिवाइड किया, और वो 2 भाग थे, एक तो नॉन नेटिव्स और दूसरे कन्वर्टेड हिंदूज। यानी जो इन 4 धर्मों को मानते हैं वो तो सब नेटिव रिलीजन्स हो ही गए, और इसलिए नेटिव लोग हो गए वो भी, क्योंकि नेटिव रिलीजन्स को मानते हैं चारों धर्मों को इनको, तो वो नेटिव रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हो गए, वो नेटिव्स हो गए सारे। जो बाकी लोग बचे इनको इन्होंने फिर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो वो जो नॉन नेटिव्स थे, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग थे, है ना, जैसे तुर्क और आपके पठान, है ना, और दूसरी इस तरह की जातियाँ जो कि बाहर से भारत में आए, वो यहाँ के नहीं थे, नेटिव्स नहीं थे। और दूसरे वो लोग जो कि कन्वर्टेड हिंदू थे, मतलब बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो थे, या पारसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग, वो भी कन्वर्ट हो गए थे, ओके। यहीं के लोग थे, वो कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन इसलिए वो कन्वर्टेड हिंदूज थे, ओके। और जो ओरिजिनली मानते थे बाहर से ही आए थे, जैसे बहुत सारे पारसी लोग भी आए थे जो पारसी धर्म को मानते हैं, तो वो भी नॉन नेटिव्स होंगे। इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इनके हमें देखना चाहिए, वो हैं प्रमोशन ऑफ संस्कृत। संस्कृत के प्रमोशन पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया, बहुत जोर दिया, है ना, ताकि संस्कृत को ज़्यादा लोकप्रियता मिले, ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिले। सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म बायकॉटेड, और सोशलिज्म को बढ़ावा दिया, कम्युनलिज्म का बायकॉट किया, ओके। अनटचेबिलिटी को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, और वर्ण सिस्टम को कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए जाति व्यवस्था पे इन्होंने वार किया, लेकिन वर्ण सिस्टम को इन्होंने ओके किया, ओके। सोशलिज्म, हाँ, ये सोशलिज्म